तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आज एक फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो रेनबो इंग्लिश है उसका पोम नंबर जो है वो आपका 4 है। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग पोम जो है आज लेकर मैं आ गया हूँ। ठीक, 12th क्लास का आज का यह जो वीडियो है स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी कविता है और एक ऐसे यह पोएट है, एक ऐसे कवि हैं जिनका नाम के चर्चा मतलब कि पूरा गूंज रहा था जब यह प्रसिद्ध थे उस समय। आज भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि एक लाइन है, ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ऐसे राइटर जो इनका मतलब कि समझिए कि नाम बोलता था। ठीक है, तो इसके हम लोग ऐसे कवि को आज पढ़ेंगे, जानेंगे। और ये पोएम भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि राइटर भी का इन्फॉर्मेशन जो है बहुत बड़ा है और पोएम भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है बड़ा, घबराइएगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको इसको बताऊँ और कम समय में अधिक बातों को बता सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यह आपका बिहार बोर्ड आपका जो है 12th क्लास का रेनबो इंग्लिश है, उसका चौथा नंबर पोएम है जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ऑटम मतलब सीजन, ठीक है, एक मौसम होता है आपका पतझड़। और ओड मतलब होता है संबोधित करने वाला गीत। तो ये गीत आपको जो है संबोधित किया गया है किसको, ओड मतलब संबोधित करना भी होता है आपका ये पोएम के रूप में। तो ये आपका हो गया ऑटम को संबोधित करते हुए ये पोएम लिखा गया है। ठीक है, लेखक कौन है, तो जॉन कीट। करेक्ट, जॉन कीट वाज 1795 और 1821 मतलब 1795 से लेकर 1821 मात्र 26 साल। और 26 साल में जो इन्होंने तहलका मचाया, वाह क्या लाजवाब था। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट, और यह रोमांटिक पोइट थे। ठीक है, रोमांटिक पोइट में से एक थे। आपका पूछेगा कि जॉन कीट कौन से कवि हैं, तो रोमांटिक पोइट। वाज बॉर्न इन द एट मैन मून फील्ड्स, यह जगह का नाम है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और यह कहाँ पड़ता है, तो लंदन में। ही स्टडी, इन्होंने पढ़ाई किया एट क्लर्क स्कूल, क्लर्क स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया। एट इनफील्ड जगह का नाम है और ये स्कूल का नाम है। ठीक है, डीपली इंटरेस्टेड इन द क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, शुरुआती दौर में स्कूल के टाइम में इनका बहुत ही बड़ा रुचि था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। ठीक है, ही ग्रीव इनटू, जब वह बड़े हुए तो आपका बोरेसियस रीडर स्पेशली फॉर ग्रीक मैथोलॉजी। और वोरेशियस का मतलब होता है आप वाचाल कह सकते हैं, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ठीक है, तो एक बड़े जो हुए इतने बड़े मतलब कि ये आप एक वाचाल के रूप में स्पेशली ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक मतलब जो आपका ग्रीक का मैथोलॉजी होता है वहाँ का पौराणिक कथा है, उसके बहुत बड़े वाचाल भी हुए, मतलब उसको कहने वाला, बताने वाला, समझाने वाला। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ द वर्जीनिया ए एनिड। अब ये क्या हुआ कि अब इंग्लिश में तो लिखना शुरू कर दिए थे, तो पहले कोई भी आदमी बड़ा कैसे बनता है, तो किसी का नकल करके। तो इन्होंने सबसे पहले ट्रांसलेशन करना शुरू किया था। किसका, ये वर्जिल आपका एक राइटर है, उनका एक वर्क का नाम है एनिड। इसको इन्होंने पहले ट्रांसलेट किया। ठीक है, मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट किए होंगे, ग्रीक में होगा तो ऐसा करना शुरू किए। उसके बाद हिज ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser Fairy Queen। अब कह रहा है कि आपका हिज एम्बिशन वाज टू बिकम ए पोएट, इनका एक मतलब कि एम्बिशन था, लक्ष्य था एक कवि बनना। और वाज फायर, और वह इनका एम्बिशन जो था आग लगा दिया बाय हिज फर्स्ट एक्वेटेंस, पहले इनकी जान पहचान में, विथ स्पेंसर फेयरी क्वीन। एक स्पेंसर साहब कवि हैं, उनके यह एक वर्क है जिसका नाम है फेयरी क्वीन। इस फेयरी क्वीन के आपका वर्क को उन्होंने मतलब कि ऑब्जर्व किया, जो भी उसको जैसे ट्रांसलेट किया, तो यही चीज़ें जो था उनके मतलब पब्लिसिटी में आग लगा दिया। आग लगाने का मतलब उनको प्रसिद्ध कर दिया एकदम, बिल्कुल जहाँ देखो जिधर देखो बस जॉन किट, जॉन किट, जॉन किट, जॉन किट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि हिज फर्स्ट पोएम, उनका पहला जो अपना पोएम था वो लाइन्स इन ए इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। देखिए स्पेंसर साहब के कॉपी करके उन्होंने लिखा भी, और उस वर्क के नाम में भी स्पेंसर साहब का नाम उन्होंने लिखा। ठीक, आगे वाज पब्लिश, जो कि पब्लिश हुआ था इन 1814 1814 में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, उनके एक कविताओं का संग्रह का पहला जो वॉल्यूम था
पहला जो आप कहिए कि पब्लिकेशन था इंटाइटल, जिसका नाम था पोम्स। उन्होंने पोएम्स कविताओं के नाम से ही किताब रख दिया था, जो पब्लिश हुआ, वाज पब्लिश इन 1817 में छपा। हिज पोम, अब देखिए जिस पोएम का नाम रख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, हिज पोएम इंडिमिनियन, ठीक है, इंडिमियन आपका ये जो वर्क था इनका बहुत पॉपुलर रहा, बहुत प्रसिद्ध रहा। वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ साहब ने, यह भी एक कवि हैं, नेचर पर जिनको जाना जाता है, तो ये वर्ड्सवर्थ साहब ने इस आपका इंडिमिनियन जो आपका इनका वर्क था इसको बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा किया। इट वॉज पब्लिश इन 1808 और यह 1818 में पब्लिश हुआ, छपा। हिज ओड्स, उनके ओड में देखिए कौन कौन ओड है। ऑन ए इंडोलेंस, ऑन ए जर्ज आपका जर्सियन ऑर्न, टू आपका साइके, उसके बाद टू ए नाइटिंगल, टू मेलांकली एंड ओड टू ऑटम, ये सब इनके ओड रहे हैं। मतलब जितना इन्होंने ओड लिखा है उस सब का नाम यहाँ दिया गया है, वही संबोधित करने वाला कविता। मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, और यही ओड जो था इनको बहुत ही महान एक रोमांटिक कवि के रूप में ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश आपका जो है क्षेत्र में, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा साहित्य में नाम इनको दिलाया। सो डिड लेम्बिया एंड हाइपोरियन, यह भी इनका वर्क है। एंड ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। मात्र इनको टीबी हो जाने की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो जाने की वजह से 18 से 21 ईस्वी में मात्र 26 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन इतने छोटे समय में, इतने कम समय में, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, लेकिन इतनी महानता उन्होंने हासिल किया कि हिज पोम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ हिज द पेन एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। और इतने ही कम समय में इनकी जितनी भी कविताएं थी, इन्होंने जो पत्र लिखा लेखन के रूप में, जो डेप्थ हैज बीनीथ देयर ब्यूटी, ब्यूटी के साथ साथ ब्यूटी के अलग अलग इतनी गहराई, एंड रिफ्लेक्ट दिखाता है हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स और सफरिंग ऑफ लाइफ, जीवन के समस्याओं को, दुख को जागरूकता करता है, दिखाता है इनके कविताएं, ठीक है। और टू हिम लिखा है, टू हिम, इनके लिए ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये इनका मानना था कि एक चीज़ जो होता है, एक आपके थिंग्स ऑफ ए ब्यूटी, आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का कोई चीज़ जो है जो जॉय फॉर एवर हमेशा आनंद देता है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, जो सच है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही सच है। इन दिस पोएम, आज जो अब हम लोग वर्तमान जो पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ओड टू ऑटम, तो इन दिस पोएम ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम में किड्स डिस्क्राइब, इन्होंने वर्णन किया है द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सुंदरता और उसके चारित्रिक को, करेक्टर को। ए स्प्रिट ऑफ ऑटम, ऑटम मतलब जो पतझड़ के मौसम होता है उसके विशेषता को, सुंदरता को उन्होंने इस कविता में वर्णित किया है। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, एक बहुत ही अच्छे दृश्य के साथ, एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और यह दिखाते हुए कि आपका प्रकृतिक में सुंदरता, आपका सुंदरता का सिद्धांत को दिखाते उन्होंने प्रकृतिक में, ऑटम के मतलब क्या खूबसूरती है, इस चीज़ को दिखाते उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो ये था स्टूडेंट हमारे लेखक साहब का परिचय। अब हम लोग चलते हैं पोएम की तरफ सीधे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा पोएम, मैं बताने का प्रयास करूँगा। पोएम थोड़ा सा लंबा है, 33 लाइन का है, जिसको 11 लाइनों में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेंजर लाइनिंग 5-10 लिखा है, लेकिन ये 11 लाइन के ग्रुप बना है, ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। मैं पुनः बिल्कुल प्रयास करूँगा कि आपको पूरी कविता जो है वो ठीक से बिल्कुल समझ में आए। तो देखिए क्या लिखा है। ओड टू ऑटम, ऑटम की विशेषता का वर्णन करते हुए जॉन किट्स साहब क्या लिखते हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट, ये ऑटम सीजन जो होता है वह धुंध का मौसम होता है, धुंध मतलब कोहरा टाइप का जो होता है। एंड मिलो फ्रूटफुटनेस, अभी जो गर्मी के बाद आएगा उसको, ठीक है। और मिलो फ्रूटफुटनेस का मतलब हो गया कि आपका फलों का सीजन, ठीक है, फलों का पकने वाला सीजन। क्लोज बोजूम फ्रेंड ऑफ द मर्चरिंग सन, और ये जो ऑटम सीजन होता है वह क्लोज मतलब बहुत ही खिलखिलाता हुआ दोस्त होता है, किसका, मर्चरी सन का। मेच्योर जो सन है, जो सन किसी को भी मतलब कि परिपक्व करने में, खिलने में हेल्प करता है, उसका यह सीजन है। मतलब कि ऑटम का और सन का कॉम्बिनेशन गजब किस्म का होता है, ठीक है।
कंस्पायरिंग विथ हिम, और इसके साथ कौन, ऑटम किसके साथ, सन के साथ कंस्पायर करता है, मतलब योजना बनाता है, विथ हिम उनके साथ, कि हाउ टू लोड एंड ब्लेज, कैसे लोड किया जाए। अब लोड एंड ब्लेज किस चीज़ को कह रहे हैं, तो विथ फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब फलों को, जो फल मतलब कि अभी जस्ट खिल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उसको कैसे पकाया जाए, कैसे उसको और ही शानदार जानदार ज़बरदस्त बनाया जाए, ये दोनों मिलकर साजिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मौसम अगर सीजन ना हो तो फसल खराब हो जाता है, लेकिन वही मौसम जब साथ दे दे तो फसल, चाहे वो किसी भी कोई भी फसल हो, ठीक है, चाहे कोई भी फ्रूट का ही सीजन हो, वो बहुत अच्छा खिलता है, लहलहाता है। ठीक, तो उसी सेंस में ये साजिश बनाते हैं, ये रचते हैं कि क्यों ना फलों को लाद दिया जाए, एकदम पेड़ों को फलों से लाद दिया जाए, उसको पका दिया जाए। विथ फ्रूट्स वाइन्स, और वाइन्स होता है लत्तर, अंगूर के लत्तर, उसको भी कर दिया जाए। डेट अराउंड द थेज एव्स रॉन, जो थेज मतलब छत होता है, पलानी मरई का जो घर होता है, ठीक है, उसको, तो उसके ऊपर जो फरा हुआ रहता है, बिछा हुआ रहता है, उसको क्यों ना उसके फलों को भर दिया जाए। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल पका दिया जाए उसको। टू बेंड विथ एप्पल्स एंड द मोसिव्ड कॉटेज ट्री, और इतना फलों को मतलब उसमें लाद दिया जाए, फल इतना पौधों पर रख दिया जाए, जैसे एप्पल इतना लग जाए उस पर कि मॉसिव कॉटेज ट्री, कि वह आपका पेड़ जो है, ट्री जो है, वो क्या हो जाए, बेंड हो जाए, झुक जाए। अधिक फल होगा तो जाहिर सी बात है कि डालियाँ क्या होती हैं, लग जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, उस सेंस में यह कह रहा है। तो ये सब कौन सा जिसका रहा है, ऑटम, लेखक वर्णन किए हैं, ऑटम और सन मिलकर ये लोग योजना बनाते हैं, मतलब ये सीजन ऐसा होता है। ठीक है, एंड फिल इट फ्रूट्स विद द राइपनेस टू कोर, और यह भी वो लोग योजना करते हैं, मतलब इस मौसम में यह भी होता है, ठीक है, कि फिल विद ऑल फ्रूट्स, फलों को बिल्कुल भर देना, विथ राइपनेस, बिल्कुल पका कर एकदम, मैंने पका दे मन से एकदम, टू द कोर, उसको एकदम अंतिम छोर तक। ऐसा नहीं कि खा रहे हैं तो कुछ कच्चा है कुछ पका हुआ, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम मतलब एग्जैक्ट पक जाए, जो चूने पर कोई फल आ जाता है, गिर जाए पेड़ से, उतना तक उसको पका देना है। ठीक है, टू स्वेल द गॉड्स, और गॉड्स हो गया मतलब पम्पकिन, कद्दू। अब ऐसा नहीं कि सीजन सिर्फ फ्रूट का ही होगा, जो भी इस सीजन में आता होगा फसल, चाहे वो पौधा हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, सबका वही हाल होता है। बिल्कुल खूब देखिएगा, इस मौसम में सब्जियां जो है वो सस्ती हो जाती हैं, ठीक है, और अधिक सब्जी मिलने लगता है, तो इसके पीछे रीजन यही होता है। एंड प्लम द हेजल सेल, और प्लम का मतलब होता है फुला देना, उसको फुलाने का मतलब किस सेंस में, उसमें पूरा मतलब उसको मोटा मोटा पका कर एकदम गुद्दा, उसमें ज़्यादा मांस को फ्रूट के मतलब के अंदर भर देना, ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, एक सूखा हुआ सेव हम खाएंगे, छोटा खाएंगे, एक बहुत मज़ेदार खाएंगे, उस हिसाब से कह रहा है कि उसको प्लम कर देना, फुला देना है। द हेजल सेल, हेजल सेल का मतलब आपका हो जाएगा वहाँ पर आपका उसके बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ऊपरी परत तक, छिलके तक एकदम उसको पका देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विथ ए स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर, और विथ ए स्वीट, कर्नल का मतलब बीज, और मीठा एकदम कर देना उसके बीज तक, एंड टू सेट बडिंग मोर, और उसमें मतलब ऐसा होता है बीज तक पका देना, एंड टू सेट बडिंग, बड मतलब होता है कली, कली उसमें होता है इस सीजन में, किसमें, पेड़ों में। एंड स्टिल मोर, और भी अधिक, लेटर फ्लावर टू फोर द बीज, और बाद में यह क्या बन जाता है, पहले कली होता है, मतलब वो पौधों पर फूल से पहले कली होता है वह, उसके बाद इसी तरह समय के साथ लेटर बाद में वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, फोर द बीज, जो कि मधुमक्खियों के लिए, तो मधुमक्खी किस पर बैठती हैं, तो फूलों पर, उनके लिए यह मतलब हेल्पफुल होता है, उनके लिए ये खिलता है। एंड अनटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर कीज, for summers has overbrimmed their क्लेमी सेल्स, और ये जो मधुमक्खियाँ को कह रहा है कि फूलों पर ये बैठती हैं, तो अनटिल दे थिंक, जब तक वो बैठी रहती हैं कि ये ना सोच ले कि वार्म डे विल नेवर की, मतलब उनको ऐसा लगने लगे कि भाई अब जैसे ठंडी का मौसम है तो गर्माहट, कैसे हम लोग को धूप अच्छा लगने लगता है, तो उन लोगों को जब तक ये न लगे कि हाँ ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक वो उस पर रुकी रहती हैं। एंड फॉर द समर हैज ओवर ब्रीम देयर क्लेमी सेल, ठंडे क्लेमी सेल, सेल का मतलब मधुमक्खी का छत्ता का जो छिद्र होता है वो, तो वो ठंडे चिपचिपे सेल को जब तक ये मतलब
आभास ना हो जाए कि हाँ भाई ये बिल्कुल अब हम लोगों के लायक है, ठीक है, तब तक वो रुकते नहीं हैं। थिंक द वार्म डे विल नॉट कीज, मतलब ये दिन जो है गर्माहट वाला रुके नहीं, ठीक है, ऐसा वो सोचती हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका 11 फर्स्ट 11 लाइन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग 11 लाइन देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं लेखक। ये लाइन थोड़ा सा और डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें लेखक साहब जो हैं ओल्ड इंग्लिश का भी प्रयोग किए हैं, अपने स्टाइल का प्रयोग किए हैं, तो उसको थोड़ा सा ठीक से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इस लाइन में लेखक जो हैं एक लेडी को, मतलब कि महिला, आपको ऑटम को एक लेडी बता रहे हैं कि यह ऑटम के समय क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ दिखने को मिलती हैं ये लेडी। कौन? तो ऑटम रूपी जो लेडी हैं वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि हु हैथ, हैथ का मतलब HAS है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, HAS हैज। तो हु हैज नॉट सीन दी का मतलब यू होता है, यहाँ THE का जो मतलब है इसका मतलब आपका यू होता है, ठीक है। तो लेखक लिखेंगे कौन जो है नहीं देखा है, किसको? दी तुम्हें, ओपन ए मीड दाई स्टोर, स्टोर में यहाँ दी का फिर यह दाई जो लिखा है वह दी का ही रूप है, ठीक है। आपका जैसे यू योर होता है उसी तरह दाऊ दाई दाइन होता है, दी भी होता है। तो तुम्हें स्टोर में, मतलब कौन नहीं तुम्हें देखता है, कौन तुम्हें कहीं नहीं देखता है, मतलब ऑटम का सीजन आएगा तो मौसम ऑटम जैसा ही ना सभी तरह दिखेगा जी। तो तुम्हें कौन नहीं देखता है आपका कहाँ पर? एडमिट दाई स्टोर, स्टोर रूम में तुमको कौन नहीं देखता है। अब जैसे सावन आएगा तो चारों तरफ हरियाली ही ना दिखेगा जी। उसी तरह आम का दिन आएगा तो चारों तरफ आम ही दिखेगा। वही बात लेकर करें कि तुम्हें कौन नहीं देखता अनाजों के स्टोर में। समटाइम्स, कभी कभार, लेखक ऑटम को कहते हैं लेडीज के रूप में कि समटाइम्स, कभी कभार, हुसोएवर सिक्स एब्रॉड में बी फाइंड, कभी कभार लोग तुम्हें इधर उधर ढूंढते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन यू में फाइंड दी, फिर दी का मतलब यू, सिटिंग द केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, लेकिन तुम केयरलेस कहाँ मिलोगी? तो एक अनाज वाले फ्लोर पर, फर्श पर, केयरलेस सिटिंग मतलब पड़े हुए मिलोगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस इस समय का जो सीजन होता है वो अनाजों से भर जाता है। घर में चारों तरफ देखिएगा, जहाँ मक्का होता है ना वहाँ सिर्फ मक्का, जिसको हम लोग मकई कहते हैं, मक्का ही मकई, एक ट्रक ट्रक लोग मकई होता है, हर तरफ मक्की ही मक्की दिखता है, ठीक है। तो उस सेंस में लेखक कहते हैं कि तुम कहीं केयरलेसली एकदम, और जिसके पास थोड़ा सा होता है वो ना उसको बचा कर रखता है, जहाँ ट्रक का ट्रक हो रहा है उसको थोड़ा सा गिरा है, किसी तरह रखा हुआ है, उसको जगह नहीं रखने का तो किसी तरह रखेगा। उस सेंस में लिखा गया है कि तुम केयरलेस बैठी हुई मिलती हो उस अनाज की स्टोर में, ठीक है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड्स, और तुम्हारे बाल, देखिए फिर दाई का मतलब योर, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया योर हेयर, तुम्हारे बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड बहुत मुलायम जो ऊपर उठता है, कैसे? तो बाय द विनोइंग विंड्स, उन ओसौनी वाली हवाओं से ऊपर उड़ता है, ठीक है। क्योंकि फसल जब हो जाता है तो सब लोग, कोई फटकता है, कोई पीटता है, कोई ओसाता है, जैसे धान ही हम लोग ओसाते हैं, ठीक है, हवा का वेट करते हैं। ये आपका विनोइंग मतलब वही ओसौनी करने वाली हवा, तो धान हम लोग ओसाते हैं, ठीक है। अब तो पंखा चलने का सिस्टम आ गया कि पंखा चला दिए ओसा रहे हैं, नहीं तो पहले के लोग पूरे टोटली डिपेंड रहते थे आपके नेचुरल हवा पर, ठीक है। अब तो पंखा आ गया है, लाइन लगा दीजिए, लाइन में लगा दीजिए, अब बस लोग ओसौनी कर लीजिए, तो उसमें तुम्हारे बाल जो उठ जाते हैं। और ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लीप, और आपका यहाँ पर हाफ जो रिप्ड लिखा गया है आपका, मतलब कि अब यहाँ हाफ रिप्ड का मतलब ये हो गया कि आधा, ठीक है। रिप मतलब कि आपका रिप्ड खेतों की, पूरे यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया कि तुम खेत के कियारियों में, ठीक है, आपका जो हम लोग खेत जोतने के बाद जो लाइन बन जाता है उसी को हम लोग फ्यूरो कहेंगे। तो और ए हाफ रिप्ड फ्यूरो साइंड स्लीप, या तुम उन खेत के कियारियों में सोती हुई मिलोगी, मतलब उस समय क्या होता है, फसल कटने के बाद तो जुताई होगा ही होगा, तो सभी खेत जोते हुए दिखते हैं, बिल्कुल सभी का फ्यूरो जो है, खेत का लाइनिंग जो है वो दिखता है, बिल्कुल आप दूर से भी देख सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि तुम उसमें सोई हुई मिलोगी, ठीक है, किसको? ऑटम को। तो जाहिर सी बात है कि खेत सब जोता हुआ दिखता है उस समय। ड्राउजिड विथ ए फर्म फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल, तो यहाँ तक आपको थोड़ा समझते हैं पहले कि ड्राउजी मतलब होता है आपका क्या, ऊँघवाना, जैसे भगुआ जाना। विथ ए फ्यूम ऑफ पॉपीज, अब फ्यूम जो है आपका क्या है, तो यह एक आपका फूल है, ठीक है। और आपका फ्यूम का मतलब मदकता, मतलब नशे में, मतलब जैसे आदमी कभी ऊँघवा नहीं जाता है,
तो कैसा हो जाता है, कुछ समझ में आता है, पूछेगा कुछ तो बोलेगा कुछ, ऐसा तुम्हारा हाल हो जाता है। मतलब बिल्कुल सिर्फ सब लोग खेती ही खेती, खेती ही खेती के नशे में लगे रहते हैं, तुम वहाँ भी मतलब कि बिल्कुल अपने मस्त अंदाज में रहती हो। वाइल दाई हुक, जबकि तुम्हारे, दाई मतलब योर, हुक, हुक मतलब हंसुआ जिसको हम लोग काटने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दाई हुक स्पेयर द नेस्ट स्वार्थ एंड ऑल इट्स ट्विंग्स फ्लावर, और तुम्हारे जो हुक हैं, हंसुए जो हैं, वह भूल जाते हैं। आपका स्पेयर का मतलब आपका होता है यहाँ पर काटना, भूल जाना, ठीक है। और ट्विंग फ्लावर, तो इसमें स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इज ट्विंग फ्लावर, जो हाशिए तुम्हारे भूल जाते हैं, और नेक्स्ट, ये स्वाथ का मतलब खेत का टुकड़ा, मतलब खेतों में, एंड ऑल इट्स ट्विंस फ्लावर, और मतलब कि फूलों के साथ में ऐसा छूट जाता है। कहने का मतलब ये है, देखिएगा कि कहीं कहीं खेत कट जाता है, कहीं कहीं बहुत दिनों तक खेतों में फसल रह ही जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं मिलता, इतना खेत है कि कितना काटेगा, तो कुछ रह जाता है, तो कभी कभी तुम्हारे हंसुआ जो है वो भूल जाता है कि इस फसल को भी काटना है, फ्लावर के रूप में जो है वो छोड़ देता है, उसी तरह डंठल उसका, ठीक है। ये लेखक कहते हैं धीरे धीरे करता है, तो उस चीज़ का वर्णन किए हैं कि लोग आराम से काटते हैं समय लगा लगा कर, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्रीनर दाउ डस्ट नॉट कीप, देखिए इसमें थोड़ा सा आपका समझने वाली बात है, यहाँ जो ग्रीनर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है, इसका मतलब। तो यहाँ के ग्लीनर का मतलब आपका कृषक हुआ, मतलब किसान, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एट सम टाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाऊ, कभी कभार तुम किसान के जैसे, ठीक है। दाऊ मतलब यू, और डॉज मतलब डज, कीप तुम दिखते हो, तुम प्रतीत होते हो, स्टीडी धीरे धीरे, दाई लेडन तुम्हारे लदे हुए हेड, एंड ए क्रॉस मतलब तुम्हारे सर पर बोझा लदा हुआ, ठीक है। कृषक के उस समय क्या होता है, खेतों में काम करते हैं तो लोग कटाई पिटाई चलते रहता है, तो लोग माथे पर बांध कर बोझा ले जाते हैं, तो वैसे कृषक प्रतीत होते हैं, एंड ए ब्रूक और नाले को पार करते हुए दिखते हैं, ऐसे तुम लगते हो। और बाई ए साइडर प्रेस, और जो जूस निकालने वाला मशीन होता है उसके पास, विथ ए पेशेंट लुक, कभी कभार तुम उसके पास बैठ जाती हो एकदम, मतलब कि अब जैसे कोई भी जिस सीजन में जो फल ज़्यादा अधिक होता है तो चारों तरफ वही दिखता है, ठीक है। तो कहीं भी तुम दिख जाओगे, वो चाहे घर ही क्यों ना हो, चाहे खेत खरियान मकान वतान दुकान ही क्यों ना हो। तो साइडर, बाय द साइडर प्रेस का मतलब हो गया जूस निकालने मशीन के पास, विथ ए पेशेंट लुक, धैर्य के साथ तुम बैठ जाती हो। लुक दाउ वाचेस्ट, और तुम्हारे वो नज़र, तुम्हारी टिकटिकाएँ निगाहें, लास्ट ओजिंग्स आवर बाय आवर्स, उस मशीन से अंतिम जूस के निकलते हुए बूंदों तक तुम देखते रहती हो। मतलब ऐसा उन्होंने वर्णन किया है ऑटम का इस लाइन में कि भाई तुम ऑटम सीजन, तुम चारों तरफ तुम ही दिखती हो, तुम्हारा ही धुन दिखता है। जैसे आप गेहूं का कटनी का अनुमान मान लीजिए एक तरह का, तो गेहूं का कटनी होता है तो क्या होता है, चारों तरफ सिर्फ मजदूर ही मजदूर, थ्रेसर काम करता है, कहीं ट्रैक्टर काट रहा है, कहीं मजदूर ढो रहे हैं, कहीं काट रहे हैं लोग सुबह शाम एकदम, तो वैसे चारों तरफ दिखता है, हर तरफ अनाज ही अनाज। तो ऐसा इस सीजन में भी होता है जिस सीजन का फसल होता है ऑटम सीजन में, ठीक है। चलिए अब लास्ट लाइन को हम लोग लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं जो 11 लाइन का है, जिसमें लेखक कुछ जीव जंतु का वर्णन किए हैं, तुलना किए हैं, उसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला लाइन आपका लिखा गया है कि वेयर आर द संग स्प्रिंग, लेखक कह रहे हैं कि वेयर आर द संग स्प्रिंग, अरे स्प्रिंग के बाद ये आता है, तो स्प्रिंग कहाँ गए, स्प्रिंग की कहाँ गीत गए, उसके फेरा में तुम मत पड़ो। वेयर आर दे, वे कहाँ चले गए, छोड़ दो। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में नहीं सोचना है, मतलब जो मौसम सीजन बीत गया उसके बारे में क्या सोचना है, अगला जो सीजन आ गया उसमें किसान लग जाते हैं, पिछले वाले सीजन के बारे में क्या सोचना है, उसका तो जैसा हुआ वैसा हुआ। दाऊ मतलब फिर, योर सॉरी यू, हैज मतलब हैज, दाई म्यूजिक टू, अब तो तुम्हारे अपने धुन आ गए हैं, अब तो तुम्हारे अपने गुण आ गए हैं, अपने काम आ गए हैं, ठीक है। वाइल द बैरल क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जैसे कि बैरड क्लाउड मतलब को बादल आसमान में, ब्लूम ठीक है आपका जो है खिलता है उसमें,
आपका ब्लूम द सॉफ्ट सॉफ्ट डाइंग डे। और जैसे कि दिन मतलब ढलता है, तो ढलते हुए दिन का जो ब्लू मतलब रोशनी जो पड़ता है आपका सन का उस बादलों पर, तो कितना सुहावना वो होता है। एंड टच द सब्टल प्लेन विथ ए रोजी ह्यू, ह्यू का मतलब यहाँ रंग के रूप में इंडिकेट किया गया है। तो वह सूर्य की किसने बादलों पर जाकर पड़ती हैं तो बहुत ही आनंदमय दृश्य होता है। और वहाँ से आकर फिर टच करता है सब्टल, सब्टल का मतलब आपका हो गया खूंटी, जिसको हम लोग पौधे को मकई काटा जाता है ना, देखिएगा जड़ से नहीं काटा जाता है, बीच से काट दिया जाता है, आधा नीचे खूंटी रहता है जिसको हम लोग खूंटी कहते हैं, बाद में कोड़ा जाता है। तो उस सब्टल प्लेन पर जब पड़ता है विथ रोजी ह्यू, जो गुलाबी रंग के जैसा होता है बिल्कुल। देन इन ए वेलफुल कोड, तब ग्रुप में समूह में ग्रुप बनाकर द स्मॉल ग्रेट मोर्न, और तब क्या होता है छोटे आपका जो है ये आपका ग्नेट जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, ये ग्रुप में होकर और मौन मतलब विलाप करते हैं। एमोंग द रिवर्स सेलोज बॉर्न एलोफ, ठीक है, जो एमोंग द रिवर नदियों के आसपास जो पेड़ होते हैं, बॉर्न एलोफ जहाँ आपका ऊपर बैठना उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और बैठने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा ठीक से एक बार और बताते हैं कि ग्रुप में होते हैं और स्मॉल आपका ग्लेनेट मॉर्न, इसका मतलब बिलाप करते हैं। बिलाप करने का मतलब ये हुआ कि देखिएगा झिंगुर रात में किस सीजन में बोलता है, हर सीजन में नहीं बोलता है। जो चू 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 जो बोलता है वह इसी सीजन में मतलब स्टार्ट जब होता है उसी सीजन में बोलना शुरू करता है, तो उस चीज़ को कहता है। एमोंग द रिवर्स स्वेलो, वहाँ पर जाकर ऊपर बैठकर और रोन ये आपका मौन करना, बिलाप करना। और सिंकिंग एज ए लाइट विंड लिव्स और डाई, और थोड़े से मतलब एज ए लाइट प्रकाश पर रोशनी पर, विंड्स लिव्स एंड डाइज मतलब कीड़ों को बता रहा है। जैसे आप यहाँ कीड़ा का सेंस में क्या कह रहा है कि मान के लिए देखिएगा बरसात का दिन चल रहा है ना अभी, तो जैसे बरसात का दिन चलता है तो लाइट जलाते हैं हम लोग, तो बहुत सारा कीड़े मकोड़ा आ जाता है, लेकिन वो कीड़े मकोड़ा का लाइफ बहुत ही शॉर्ट होता है, आता है तुरंत कुछ देर उड़ता है उसके बाद ऐसे जल कर मर जाता है, या ऐसे गिर जाएगा तो मर जाएगा। कितने कीड़े हमें दिखते हैं, ठीक है, मरे हुए। तो उस सेंस में जो है वो मतलब कि सिंकिंग डूब कर मर जाते हैं उस पानी में, थोड़े से लाइट पर या विंड या हवा पर लिव्स और डाई, जीवित रहते हैं मर जाते हैं। एंड आपका कह रहा है कि एंड फुल ग्रोन लेम्ब, और बड़े बच्चे, लेम्ब मतलब बकरी के बच्चे, और पूर्ण जो बड़े हो गए रहते हैं बच्चे, लाउड ब्लीट जोर से मिमियाते हैं, फ्रॉम द हिली ब्राउन, ठीक है, हिली मतलब वही पर्वतीय क्षेत्र में उस समय उनका भी सीजन होता है चरने का। एंड हेज क्रिकेट, वही देखिए झिंगुर की बात आ गई, सिंग क्रिकेट गाते हैं, झिंगुर गाते हैं। एंड नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट, बहुत ही विनम्र भाव में आवाज़ में। एंड द रेड ब्रिस्ट, और यह भी एक कीड़े का नाम दिया गया है, रेड ब्रिस्ट या पक्षी आप कह सकते हैं, यहाँ पर रेड ब्रिस्ट एक पक्षी है जो विसिल मतलब बोलता है, फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप, मतलब आपका गार्डन क्रॉप का यहाँ पर मतलब हो गया कि एक गार्डन के कोने से यह पक्षी जो है वह भी बोलता है। एंड गैदरिंग स्वेलोज, और एकत्रित ये स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और आसमान में ये स्वेलो पक्षी जो हैं वह चिक चिक करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, मतलब उस समय इनके गुनगुनाहट गाना दिखता है। तो स्टूडेंट ये रहा इस पोएम का आपका पूरा लाइन बाय लाइन, मैंने आपको जितना हो सका बताने का प्रयास किया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।